नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। यूपीएससी ने अपना फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। लड़कियों ने बाजी मारी है जिसमें कि श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। तो यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया है जिसमें कि श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। लड़कियों का दबदबा रहा है। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए और पहले 3 स्थानों पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है जिसमें कि श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। तो दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला रही हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने आज अपना फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वो अपने नतीजे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। परीक्षा में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। यूपीएससी के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा रहा है। पहले स्थान पर श्रुति शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल आई हैं और इसके बाद गामिनी सिंगला को तीसरी रैंक मिली है। चौथे नंबर पर ऐश्वर्या वर्मा रही। 5वें रैंक पर उत्कर्ष द्विवेदी और यक्ष चौधरी छठे नंबर पर रहे। 8वीं रैंक इशिता राठी, 9वीं रैंक प्रीतम कुमार, 10वीं रैंक हरकीरत सिंह रंधावा को हासिल हुई है। तो पहला स्थान श्रुति शर्मा ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान अंकिता अग्रवाल और तीसरा गामिनी सिंगल, यानी कि लगातार 3 नंबर तक सिर्फ लड़कियों ने अपना दबदबा कायम कर रखा था। तो पहला स्थान श्रुति शर्मा ने हासिल किया है। दूसरे स्थान पर रही अंकिता अग्रवाल, तीसरे स्थान पर गामिनी सिंगला, चौथे स्थान पर ऐश्वर्या वर्मा, 5वां स्थान उत्कर्ष द्विवेदी ने हासिल किया है। छठे स्थान पर है यक्ष चौधरी, 7वां स्थान सम्यक एस जैन, 8वां स्थान मिला है इशिता राठी को, 9वां स्थान प्रीतम कुमार, 10वां स्थान हरकीरत सिंह रंधावा। तो ये 10 टॉपर्स के नाम हैं आपके सामने। तो यूपीएससी के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा रहा है। पहले स्थान पर श्रुति शर्मा। तो सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। इस पर होम पेज पर सिविल सर्विसेज रिजल्ट 2021 फाइनल रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा। यहां पर कैंडिडेट्स अपने नाम के साथ उनको पीडीएफ फाइल दिखाई देगी। तो यूपीएससी द्वारा नियुक्ति के लिए कुल 685 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई। इनमें 244 सामान्य, 73 ईडब्ल्यूएस, 203 ओबीसी, 105 एससी और 60 एसटी वर्ग के उम्मीदवार शामिल रहे। बता दें कि सिविल सेवा की परीक्षाओं का आयोजन हर साल यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। 3 स्टेज प्री, मेन और इंटरव्यू के बाद नतीजों का ऐलान किया जाता है। जो नतीजों में सफल होते हैं वो आईएएस, आईएफएस आदि जैसे अधिकारी बनते हैं। पर महिला उम्मीदवार ही देखी गई है और महिलाओं ने अपना दबदबा एक बार फिर से कायम करके रखा है। तो यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। श्रुति शर्मा ने यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया है। जानकारी के मुताबिक श्रुति शर्मा सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में आवासीय कोचिंग एकेडमी में रहकर यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की थी। तो यूपी की रहने वाली इतिहास की छात्रा श्रुति शर्मा इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पहले स्थान पर रही। तो वहीं अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला
दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। चौथे स्थान पर ऐश्वर्या वर्मा। तो श्रुति शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली हैं। उन्होंने यूपीएससी से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। वो इतिहास की छात्रा हैं, दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर काली स्याही फेंकी गई। ये दोनों एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश और युद्धवीर ये कहने पहुंचे थे कि वो इसमें शामिल नहीं हैं और धोखेबाज किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी। बहस के दौरान उन पर काली स्याही फेंक दी गई। टिकैत के मुताबिक स्याही फेंकने और हंगामा करने वाले किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही। किसान सभा के अध्यक्ष अवनीश पवार ने कहा, जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। किसान यूनियन के महासचिव सावित मलिक ने कहा, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है इस स्याही से डरने वाले नहीं हैं। बताएंगे, कर्नाटक के लोग बताएंगे, हमें जानते। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अपने लोग में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी परमिट नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम बताएंगे। कर्नाटक के लोग मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की रविवार को उनके गांव जवाहर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद एक बदमाश ने पूछताछ में बड़ा दावा किया। गिरफ्तार शख्स शाहरुख ने स्पेशल सेल को बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने का काम उसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है। उन्होंने पहले भी सिद्धू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब सुरक्षा कर्मियों को देखकर ये लौट गए थे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा कम की थी और 4 में से 2 सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया था। अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मूसेवाला हत्याकांड में अब तक की क्या बड़ी अपडेट है। मूसेवाला हत्याकांड में सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। हत्याकांड के बाद मान ने कैबिनेट बैठक भी रद्द कर दी है। हत्या के बाद तिहाड़ समेत दिल्ली के जेलों में खास अलर्ट भी जारी किया गया है। गैंग्स के गुर्गों की मॉनिटरिंग हो रही है। आपसी दुश्मनी का नतीजा हत्या लग रही है। सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। 29वें जन्मदिन से ठीक पहले मूसेवाला की हत्या हो गई। और कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरह से मूसेवाला की हत्या की गई है, पिता की ओर से मांग की जा रही है सीबीआई जांच की, फिलहाल क्या बड़ी अपडेट है अब तक की? बिल्कुल, देखिए अंजलि, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में आ रही है। जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने में हमलावरों की मदद की थी, उनके कुछ साथी जो है वो देहरादून में पकड़े गए हैं। उनको पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों की मदद करने वाले कुछ लोग जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में छुपे हुए हैं। तो उस सूचना पर पंजाब पुलिस की एक टीम देहरादून पहुंची थी और वहां पहुंचकर दबिश देकर पंजाब पुलिस ने कुछ लोगों को जो है वो
डिटेन कर लिया है और उन लोगों को देहरादून से पंजाब वापस लाने के लिए रवाना वहां से टीम हो चुकी है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि इन लोगों से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़े हुए कई अहम सबूत जो है वो हाथ लग सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जिन लोगों को देहरादून से डिटेन किया गया है उन्होंने इस हत्याकांड को रचने वाले हमलावरों की जो है मदद की थी। और रही इस पूरे मामले की जांच की बात, तो पंजाब पुलिस ने हालांकि इस मामले में एसआईटी का गठन किया था और ये कहा था कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसआईटी करेगी, लेकिन जो सिद्धू है उनका ये कहना है कि उनके परिवार का ये कहना है कि उनको एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है और इस पूरे हत्याकांड की जांच या तो सीबीआई से कराई जाए या फिर एनआईए से कराया जाए। लेकिन इस मांग के बाद खुद जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने जो है ये सिफारिश की है कि इस पूरे हत्याकांड की जांच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक सीटिंग जज से कराई जाएगी ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो मामले की निष्पक्ष जांच हो सके इसके लिए फिलहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिफारिश की है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज इस पूरे मामले की जांच करें। मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। वहीं पंजाब की डीजीपी वीके भावरा ने मूसेवाला की हत्या के लिए बराड़ और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जिम्मेदार बताया है। वर्तमान में लॉरेंस जेल में बंद है। चलिए आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई है कौन। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ? मूसेवाला के पिता ने फिलहाल चिट्ठी लिखी है, सीबीआई जांच की मांग की गई है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी जानना जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का से ताल्लुक रखता है। 30 साल की उम्र है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पुलिस में थे। फाजिल्का में बिश्नोई की शुरुआती पढ़ाई हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा है। छात्र राजनीति में बिश्नोई की दिलचस्पी रही। लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा था। एग्जाम में फेल हुआ तो लॉरेंस ने पढ़ाई ही छोड़ दी। अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस करता था। पहला गैंग कॉलेज में ही बनाया लॉरेंस ने। गैंग में शामिल थे खिलाड़ी, पुलिस वाली और स्थानीय छात्र। बिश्नोई ने नेटवर्क पंजाब और हरियाणा फिर कई और राज्यों तक फैलाया। बिश्नोई का आपराधिक इतिहास और गैंग के बारे में जानते हैं। 6 राज्यों में फैले बिश्नोई गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान पहला केस दर्ज हुआ था। लॉरेंस पर हत्या की साजिश जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। बिश्नोई ने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई को 2018 में पहचान मिली। संपत नेहरा को जून 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया। सलमान खान की हत्या करने वाला संपत नेहरा था। बिश्नोई ने संपत को सलमान को मारने का काम सौंपा था। हिरण शिकार मामले में दोषी करार थे सलमान खान। बिश्नोई समाज में काले हिरण हैं पूजनीय। काले हिरणों की हत्या का बदला लेना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई।
और पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजनीति तेज हो गई है। मूसेवाला की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव कर रहे हैं। और इस मामले में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हत्या में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मान ने हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की बात कही है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 10 जून के 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसी दिन रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कल बीजेपी ने अपने 18 उम्मीदवारों की घोषणा की, तो वहीं कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम भी बताए। और इस चुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। राज्यसभा के इस चुनाव को दलों के भविष्य की राजनीति के तौर पर, रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी 18 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से उतार चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राज्य में गोरखपुर शहरी सीट छोड़ने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों में शामिल हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, इमरान प्रताप गढ़ी और प्रमोद तिवारी और अन्य को जगह दी गई है। लेकिन अन्य प्रमुख G23 नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को सूची से बाहर रखा गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया है। और नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटना का शिकार हुए तारा एयर के विमान का मलबा मिल गया। नेपाली सेना ने मस्टैंग में थानसांग 2 के सानोस्फेयर में तारा एयर का दुर्घटनाग्रस्त विमान ढूंढ निकाला है और इस बीच विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई है और इस बात की पुष्टि नेपाल सेना ने की है। विमान में 4 भारतीय भी सवार थे। इससे पहले खराब मौसम और बादल छाए रहने के कारण विमान का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। इस विमान ने राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित पोखरा से सुबह 10:15 बजे उड़ान भरी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों को सौगात दी है। पीएम केयर फंड स्वास्थ्य का जिम्मा उठाएगा। उन्होंने कहा है कि 18 से 23 साल के युवाओं को स्टाइपेंड भी देंगे। सुनिए। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा भी अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई भतीजावाद, देश भर में फैल रहे आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था, उससे अब बाहर निकल रहा है। ये आप सभी बच्चों के लिए इस बात का भी उदाहरण है कि कठिन से कठिन दिन भी गुजर जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गति से विकास कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर हर घर जल अभियान, बीते 8 वर्ष गरीब की सेवा, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्किलें कम हो, उसका जीवन आसान बने।
देशवासियों को जिस प्रकार से जहां भी प्रोएक्टिवली उनके लिए कुछ किया जा सकता है, कोई कमी नहीं रहने दी। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले सरकारें भी घबराती थी, लोगों को भी आदत नहीं थी, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर हमारी सरकार ने गरीब को उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। अब गरीब से गरीब को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा, निरंतर मिलेगा। इस भरोसे को बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार अब 100% सशक्तिकरण का अभियान चला रही है। कोई गरीब सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटे नहीं, हर गरीब को उसका हक मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते 8 वर्षों में भारत ने जो ऊंचाई हासिल की है, वो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज दुनिया में भारत की आन बान शान बढ़ी है। वैश्विक मंचों पर हमारे भारत की ताकत बढ़ी है और मुझे खुशी है कि भारत की इस यात्रा का नेतृत्व युवा शक्ति ही कर रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।